आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। एक पेपर मैंने उठाया है, उसके प्रश्न लिए हैं, तो मैंने उससे क्या किया है, PDF को स्कैन करके आपके सामने इन प्रश्नों को रखूँ। अच्छा, ये मेरा इन प्रश्नों को ये आप सब कर चुके हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य आप लोगों को ये सिर्फ सिखाना है कि प्रश्न को कल पेपर में आपको परीक्षा में करने कैसे हैं। पेपर करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपके पास 4 खंड हैं, है ना। पहले खंड में आपके पास सामान्य ज्ञान आएगी, दूसरे खंड में आपके पास हिंदी आ जाएगी, है ना। फिर रीजनिंग और गणित एक साथ रहेगा। तो आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है परीक्षा के अंदर। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा आपके पास, तो आप परीक्षा सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे सपोज करो मैं हिंदी के बारे में बताता हूं, तो आपको हिंदी के ही प्रश्न सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूं कि एक्चुअली आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना कैसे है। जैसे सपोज करिए पहला प्रश्न है कि मिलाप जो शब्द है उसमें प्रत्यय आपको पूछा गया है। पहली बात, आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, हिंदी के जो प्रश्न हैं इनमें आपको कम समय लेना है ना। और एक तरीका और है, लोग क्या करते हैं, जैसे परीक्षा में सबसे बड़ी जो गलतियां करते हैं वो आपको नहीं करनी है। क्या करना होता है कि आपने क्या किया, पेपर पे सारे आंसर टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए। अब आपके पास 5 या 6 मिनट का समय रह गया, फिर आपने कहा मैं गोला भर लेता हूं जल्दी जल्दी से। वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है कि भाई जिस प्रश्नों को आपने सॉल्व किया उनको आपने सही से उम्र में भर नहीं पाया, तो मतलब क्या है ना। सबसे पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है, सबसे पहले सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन जो भी पूछा जाए उसमें, और जो भी कंडीशंस फिल करी ना उनको बहुत ध्यान से भरना है ना। क्योंकि आप ऐसे सोच के चलिए, ये तो वही बात हुई जब आपने मकान बनाने के लिए तैयार किया तो उसकी नींव ही कमजोर रख दी, तो वो तो अपने आप गिरना ही है। भाई आप पूरे 100 में से 100 प्रश्न, 100 की 100% आप प्रश्न सॉल्व कराइए और आपका रोल नंबर सही नहीं भरा, तो आपकी कॉपी कैसे चेक होगी। तो आपको सबसे पहली सावधानी यही बरतनी है। दूसरी, आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये इंतजार नहीं करना है कि लास्ट में हम जाके 150 के 150 प्रश्न अगर हमने किए तो हमको उनको लास्ट में गोला भरना है। क्या करना है, आप ऐसे कर लीजिए, हिंदी का एक पार्ट पूरा आपने किया तो आपको क्या करना है, आसानी से आपको हिंदी का पार्ट पूरा भर देना है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से प्रेशर कम हो रहेगा। अगर आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा तो आप गोले भरने में बाद में गलतियां करेंगे। सपोज करिए आपने हिंदी का टाइम 15 मिनट लिया, 15 मिनट में आपने क्या किया, 10 मिनट लिया, सपोज करो 10 मिनट, एक करो 10 मिनट, और 10 मिनट ही समय आपने जीके में लिया, है ना। तो टोटल कितनी ये मिनट हो गई, तो आपकी 20 मिनट खर्च हो गई, है ना। अब आपके पास 100 मिनट बची है, 100 मिनट बची और 75 क्वेश्चन प्रश्न करने हैं आपको, तो उनमें आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनिंग के जो 75 प्रश्न होते हैं, मतलब 75 गणित के और रीजनिंग के दोनों के एक साथ आएंगे, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपको क्या करना है, उनको बहुत सावधानी से करना है, और आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो विद इन सेकंड में हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। अच्छा, दूसरी बात, आप परीक्षा को पढ़ते समय विकल्पों को बड़े ध्यान से पढ़ें। या तो आपको डायरेक्ट किसी का उत्तर पता है तो विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वरना अगर नहीं पता तो विकल्प ध्यान से पढ़िए। तो आपको क्या करना है, जो गलत है भाई, ये तो मैं कंफर्म उत्तर प्रदेश की बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न में सॉल्व करने में जो एग्जामिनर प्रश्न बनाता है उनका यही बेस्ट तरीका होता है कि जो इनके ऑप्शन होते हैं वो ज्यादा पास पास नहीं होते, बहुत कुछ दो एक ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत दूर होंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इनका ये आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे मैं पहला ही प्रश्न लेता हूं कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पहला ये बात कर रहा हूं। तो देखो मिल, अब आप देखते ही, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप यही देखिए कि मिल मिल अगर सपोज करिए ये इसका सही आंसर आप मानोगे तो कैसे मानोगे भाई, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है किसी भी शब्द के, और ये है मिल आगे वाला शब्द, तो वो तो उपसर्ग हुआ ना, तो ये तो इसका विकल्प हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना बात को, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इसको आपको देखने की जरूरत है। अब आप बाद में पता चले कि हमने तुक्के से अगर 2-4 क्वेश्चन में तुक्का मारने की कोशिश की तो इस पे मार दोगे क्या, नहीं मारोगे ना। ये तो इसमें क्या है, अब आपको क्या प्रत्यय क्या लगता है, पीछे लगता है, तो इसका जो सही होगा ए मिल नहीं है, बी आप, इसको बाद में देखते हैं, सी अप ये भी नहीं है ना, डी लाप ये भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप बी, सब इसका ऑप्शन वो सही है, ये नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब शब्द है प्रतिघात, प्रतिघात का संधि रूप क्या होगा। शब्द है प्रतिघात का आपको संधि रूप बताना है। इसका संधि रूप, ए प्रत्याघात, बी प्रत्याघात, सी प्रत्याघात, डी प्रत्याघात। तो आपको सही विकल्प चुनना है, तो इसका सही विकल्प है ए नंबर। क्यों क्यों सही है वो भी जान लीजिए। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या ई, यहां पे क्या ई, और पीछे से क्या आ रहा आ, है ना। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, या क्या बना रहे हैं, या बना दिया, है ना। अब इसके साथ क्या है, यहां पे प्र, और इस जब स्वर उसके साथ से हट जा रहा है, आप समझिए, तो वो क्या कर रहा है, ये आधा ता है, और आधा ता ने क्या किया प्र, और ये आधा ता इसके साथ आ गया या, है ना। ये बड़ा है तो इस पे डंडा चढ़ा दिया मात्रा, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ स्वर है ना। और यहाँ पे गाया घात, तो इसका सही ऑप्शन हो गया प्रत्याघात। ठीक है, ये विकल्प। और इसके अंदर अगर आपसे ये पूछा जाता संधि कौन सी है, तो इसके अंदर यड़ स्वर संधि है। कौन सी है, यड़ स्वर संधि। बात करें हम प्रश्न नंबर 41 की, देखते हैं 41 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं ना, प्रश्न नंबर 41। तो 41 प्रश्न नंबर ये कह रहा है कि महोषध शब्द में संधि विच्छेद आपको पूछा गया। ए महाधन औषध, बी महाधन औषधि, सी महाधन औषधि, और जे मह। तो आप देखो इसमें ये विकल्प पढ़ने का आपको दिमाग लगाने की इस पे आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है ना। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे धी है ही नहीं, तो इस पे ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता है नहीं है।
इसमें देखो, इसमें भी नहीं है। तो देखो अभी आपको नहीं भी पता होगा तब भी आपने आंसर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, देख रहे हो ना। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे कोई ये पूछे इसके अंदर संधि कौन सी है, तो देखो ये इसके अंदर वृद्ध स्वर संधि है, क्योंकि आ धन यहाँ पे बड़ा आ स्वर निकलेगा, यहाँ पे ओ निकलेगा, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, दीर्घ औ बना देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ए सही होगा, ऐसे आपको करना है। देखते प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। ए पाषाण, बी कंकड़, सी प्यासा, डी पच्छ। ध्यान से देखिए, है ना। तो देखो हमने आपको बताया था अधिकतर जो तत्सम शब्द होते हैं उनके अंदर छ ये संयुक्त व्यंजन होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता तद्भव। इतना बात समझ गए आपको, है ना। ये अब आप देखो ऐसे ही एक दो जब हट जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखो पाषाण माने क्या होता है, ये आप अगर आपसे पूछे तो पाषाण ने पाषाण काल, तो पत्थरों का काल हुआ करता था। तो ये तो भाई जब तत्सम है तभी तो इसका आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, पाषाण को पत्थर, तो ये भी इसका नहीं होगा, है ना। आप बोले कंकड़, शब्द है कंकड़, तो कंकड़ को हम क्या कहते हैं, कंगन, क्या कहते हैं, कंगन। तो यही बच्चा प्यासा, यही तद्भव है इसका। अगर तत्सम रूप इसका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पिपासा। इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पिपासा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको अशुद्ध है, ये आपको पूछा गया है। तो बताइए कौन सा अशुद्ध है, कोई बता सकता है, जल्दी से बताइए कौन सा अशुद्ध है, जल्दी बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसके अंदर जो वाक्य अशुद्ध है वो आपको बताना है। ए आज मैं यहीं रहूंगा, बी सज्जन लोग भली ही सोचते हैं, भला ही सोचते हैं, सी क्या तुम कॉलेज जाते हो, डी अभी पत्र नहीं मिला। तो देखो ये वाला भी सही है वाक्य पहला, आज मैं यहीं रहूंगा, ये बात सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तो देखो भला ही क्या, सज्जन लोग भला सोचते हैं, ही शब्द यहाँ पे गलत है, ये निपात्य है। तो निपात्य संबंधी इसमें अशुद्धि है ना। कौन सी, निपात्य संबंधी अशुद्धि है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ये गलत वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। आप प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है उसको देख ले। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है, सॉरी 44, मुझे आज खाने की मन नहीं होती, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये पूरा वाक्य है, इसकी कुछ अंश लिखे हुए हैं नीचे ऑप्शन में, ए मुझे, बी आज, सी खाने का, डी मन नहीं होती। तो देखो इसके अंदर क्या है कि ये वाले तो दोनों सही हैं, इन दोनों में गलतियां हैं अगर ध्यान से देखें, लेकिन इसका जो आंसर ज्यादा सही माना जाएगा वो ये अशुद्ध अंश माना जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा ही गलत है, एक शब्द गलत है। इसमें क्या है, मात्रा का थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे खाने की नहीं होना, खाने का हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी गलती है, इसमें भी। तो वाक्य जो सही बनेगा वो ये वाक्य आपका बन के तैयार होगा कि मुझे आज खाने का मन नहीं है, ये बनेगा, मन नहीं है। तो देखो का यहाँ तो की थी, तो यहाँ हो गया का, तो ये भी अशुद्ध ही शब्द है ना। अशुद्धि शब्द किस वाक्य में, इस वाले में तो है ना, ये तो इसने शुद्ध लिख ही दिया है। तो अशुद्धि किस वाले अंश में है, इस वाले अंश में। भाई इसको तो उसने सुधार के लिख दिया है ना। तो इस वाले में है, तो यहाँ पे मन नहीं है, तो वाक्य हो जाएगा मुझे आज खाने का मन नहीं है, होता हट जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगला देखते हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं। इसमें पूछा गया है कि वाच्य के कितने प्रकार हैं, आपको ये बताना। तो ए 3, बी 4, सी 1, डी कोई प्रकार नहीं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से वो देख लीजिए। एक होता है कृतवाच्य जिसमें कर्ता होता है, एक होता है कर्मवाच्य जिसमें कर्म होता है, एक होता है भाववाच्य जिसमें भाव होता है ना। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। भाई वाक्य कोई है, आपने वाक्य बोला और बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है, राम घर जाता है, तो क्या लगाते हैं, ब्राम लगाते हैं। तो उसमें कौन सा लगता है, पूर्णब्राम लगता है। पूर्णब्राम कैसा होता है, ये जो सब ये देखो लगा है अलगा से, इसको बोलते हैं अल्पब्राम। क्या बोलते हैं, अल्पब्राम, है ना। और ये विवरण, विवरण तो आप जानते हैं, विवरण चिन्ह जानते हो, विवरण चिन्ह समझ रहे हो ना, ठीक है। आगे चले, प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 47 है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित का मुहावरा आपको अर्थ स्पष्ट करना है, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो। ए बहुत कठिनाई झेलना, बी स्पष्ट बात करना, सी बहुत ही विश्वास रखना, डी बहुत ही आशा रखना। अच्छा मुझे बताओ, लोहे के चने चबाना तो ये कष्टदायक ही तो बात है, बहुत कठिन काम है ना। लोहे क्या भाई आपको दे दिया जाए, चने चबा लोगे, तो ये क्या भाई बहुत कठिन बात है। स्पष्ट बात, कोई इसका लेना देना नहीं है। बहुत ही विश्वास, अरे इसका क्या लेना देना इस बात से। बहुत ही आशा रखना, कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लोकोक्ति की अर्थ आपको बताना। ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, बी दोनों बराबर होना, सी किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, डी गुड़। अच्छा मुझे एक बताओ, इसमें कोई गुड़ की बात है, कुछ नहीं मतलब है। दोनों बराबर, भाई बोला कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां बराबरी की बात हो रही, नहीं। किसी तरह की जिम्मेदारी की तो यहाँ बात ही नहीं कही जा रही। तो क्या हो रहा है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना हो रही है। राजा एक विशिष्ट व्यक्ति है, गंगू तेली एक सामान्य व्यक्ति है, तो दोनों की तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है। वो कितना अच्छा प्रश्न, बार बार, तो इसमें कहीं पढ़ने को ऑप्शन की जरूरत नहीं। बार बार आवृत्ति किसमें होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है कि नहीं होती है, बताओ होती है कि नहीं होती है। बस इतनी छोटी सी बात थी। जो मात्रिक सम छंद होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। सम मात्रिक छंद जानते हो, जो विषम संख्या होती है जिसमें सम होती है। तो सम प्रत्येक चरण में कुछ में देखो, दोहा में तो 11-13 होती है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। और चौपाई में क्या होती है, 4 होती है, लेकिन उसमें सम में 16-16 मात्रा होती है चारों में। समझ रहे हो इतनी बात कि नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हो ना। ऐसे आपको ऑप्शन को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न,
बीच में पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द का समास बताना है। अब आजीवन वाले शब्द में आपको समास बताना है। तो देखो आ धन जीवन, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे इसको तो आज इसमें है वो अव्यय शब्द है, तो जिसमें भी अव्यय शब्द होता है वो अव्यय समास कहलाता है। ठीक है, तो इसका ये सही है। जैसे इसके साथ अगर देखा जाए तो यथाशक्ति, यथाशीघ्र, ये सब अव्यय शब्द इनके आगे लगे हुए हैं, तो अव्यय समास कहलाएंगे। करुण रस का स्थायी भाव, करुण मतलब शोक, तो इसके अंदर करुण मतलब क्या होता है? शोक। क्रोध तो रौद्र का हो जाएगा, उत्साह खुशी का, है ना, ऐसे ना, खुश उत्साह, शोक हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका कौन सा सही है? शोक। वर्णों के समुदाय को, अरे वर्णमाला कहते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। वर्णों का क्रमबद्ध जो समुदाय होता है उसको कहते हैं भाई, सर्वनाम तो कहते नहीं, क्रिया भी नहीं कहते, अक्षर भी नहीं कहते, क्या कहते हैं बच्चा? वर्णमाला कहते हैं। तो 53 का सही है ए, इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। बात करें 54 की, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। इसमें से ये देखना कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ये नाम के ऊपर मत जाइए, शब्द आपको बताना है कि ये शब्द, नाम तो आपने अश्विनी, गौरव, संसार, समुदाय, तो आपको ये लगेगा अरे इनके नाम सब तो पुल्लिंग जैसे ही लग रहे हैं, तो इसीलिए तो उसने पूछा है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या? अश्विनी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। समझ रहे हो बात को? ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये जोड़ा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं है, ये पूछा। इसका देखो, अब इसमें यहां से ये देखो, एक रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा होगा, बेटी का बेटियां, मतलब बहुवचन बनवा रहा है, एक वचन से बहुवचन। डिबिया का डिबिये, ये गलत, यही गलत है मेरे हिसाब से। श्रोता का सही है, श्रोतागण। बधु की बधु सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले, तो राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, मां अपने बच्चे को मारती है। तो देखो अभी आप इसको एक चीज ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो राम खाना खाता है, इसमें कोई संबंध दिख रहा है? संबंध कारक चिन्ह है इसके अंदर क्या किसी तरीके का? नहीं है, बताओ। जबकि संबंध कारक चिन्ह जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? का, की, के होते हैं। इसमें देखो कहीं है का, की, के है? नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर तो यही हो गया, है ना। संबंध कारक चिन्ह क्या होती है? पहचान का, की, के। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। अब आपको क्या पूछना? विशेषण। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो किसी की विशेषता बतलाते हैं, है ना। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो ऐतिहासिक इसका सही विकल्प है। इतिहास का विशेषण क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक होता है। इतिहास का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक। ठीक है। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, क्या होगा, है ना। जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? आपको ये पूछा, प्रेरणार्थक रूप पूछा है। ए जगाना, बी जगवाना, सी जागवाना, डी जाग। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा बचा? जगाना, है ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए, ये कहा गया। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है ना, अभी अभी हुआ है ना। वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी, तो जाऊंगी मतलब भविष्य की, जाएगी, अभी तो कह नहीं सकते। मैं पढ़ रहा था मतलब मैं पढ़ रहा था, थोड़ी बाद की बात कर रहे हैं, है ना। वह जा रही है, पूर्ण वर्तमान काल इसमें पूछा है कि किसके अंदर पूर्ण वर्तमान काल है ना। मैं घूमने जा रही है, वह घूमने कहा जा रही है, तो इसी में होगा, है ना। ये तो भूतकाल हो गया ना, वर्तमान की बात की जा रही है, तो वह घूमने जा रही है, अभी अभी जा रही है ना, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सुरेश गीत गा रहा था, क्या अभी गा रहा है ना, पूर्ण तो नहीं हुआ है ना। तो अपूर्ण, पूर्ण इसके अंदर पूर्ण हुआ नहीं, तो अपूर्ण यही पहला ही है इसका। पूर्ण ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसको आगे पढ़ने की आवश्यकता जब यहीं पे मिलेगा अपूर्ण है, क्योंकि वो गा रहा है और भूतकाल भी है। पक्षी दाना चुंग रहा है, रेखांकित का पर्यायवाची आपको बताना है। नहीं है, ये तो यही तो दिक्कत है कि आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है, नहीं तक पता चले बाद में नहीं और आपने उत्तर लगा दिया उसका, बाकी तो ये सब है। देखिए, ए पंकज, बी अंडज, सी खग, डी नवचर। तो आप ध्यान से देखिए, पंकज किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। बाकी अंडज, अंडा भाई, पक्षी का जन्म किससे? अंडा से होता है। खग भी इसको बोलते हैं, नवचर भी इसको बोलते हैं। ठीक है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम। अच्छा, इसमें विलोम पूछा है, तो अनाथ का विलोम ए सनाथ, बी अज्ञ, सी अपाहिज जिसका कोई ना हो, डी भाई ये अनाथ का, ये तो एक वाक्यांश के लिए एक अंश हो गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अज्ञ जिसे ज्ञान नहीं ना, ये हो गया, हटो इसका। अपाहिज अनाथ, इसका कोई लेना नहीं, तो अनाथ का क्या हो गया? सनाथ, है ना। अनाथ का क्या हो जाएगा? विलोम सनाथ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? आपको अनेक अर्थ नहीं दे रहा होगा उसकी बात। कनक, कनक के दो अर्थ हैं, धतूरा और सोना। अनंत, अनंत के जो अनंत शब्द है, अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो अनंत के एक तो जिसका कोई अंत ना हो, है ना, अंत। एक तो अनंत तो ये हो जाएगा जिसका आदि, बोलते हैं ना आदि, है ना। विष्णु इसको कह सकते, अविनाशी भी कह सकते, अंतहीन भी इसके अर्थ हो जाएंगे। अगर महावीर की बात करें तो महावीर बजरंगबली को कहते हैं, हनुमान जी को बहुत बलवान व्यक्ति भी कहते हैं, और महावीर को जैसे 24वें जैन तीर्थंकर थे उनको भी तो महावीर कहा जाता है। तो जो हत्या शब्द है इसके अनेकार्थी शब्द नहीं है। जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए आपको एक शब्द बताना है, बताइए। ए आध्यात्मिक, बी धार्मिक, सी शास्त्रीय, डी नैतिक। अरे भाई आप मुझे बताइए ना, नैतिकता की बात शास्त्रीय धार्मिकता जब आध्यात्मिकता है तो यहाँ भी आध्यात्मिक, तो यही इसका सही हो जाएगा। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 65। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ए अवधि अवधि, बी अनुचर नौकर, सी आदि का अंत, डी अभिनय नाटक। देखो अभिनय नाटक ऐसी एक जैसे अभिनय करने वाला नाटक, ये की बात है, अभिनय कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। आदि, आदि माने भी एंड होता है, अंत माने भी खत्म होता है। अनुचर माने नौकर होता है, इसके माने इन दोनों के अर्थ अलग अलग, यही भिन्नार्थक है। बात करें
हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन इस अब उपसर्ग है, किसी शब्द के आगे लगता है तो इसमें देखो कहीं लगा है कुछ तो बाकी है। सर्वनाम इसमें है नहीं है, कारक है कोई नहीं है, तो क्या हो गया अव्यय शब्द। ये कैसा है? अव्यय शब्द है। प्रतिदिन क्या है? अव्यय शब्द है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।